जी वालेकुम सलाम। एकदम क्लियर आ रही है? ठीक। अच्छा जी, लैब नंबर 4 आप लोगों को अपलोड कर दी थी। लैब नंबर 4 किस चीज़ पर है? हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, और जिसमें पहला पार्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। अच्छा जी, एनी आइडिया अबाउट इट? व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? जी स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है भाई, पता है कुछ? सर ऑब्जेक्ट पर काम होता है, बिल्कुल ठीक है महबूब, ऑब्जेक्ट्स पर काम होता है इसमें। और कोई? रियल वर्ल्ड सिनेरियो, वेरी गुड, जबरदस्त। और कोई? हर काम ऑब्जेक्ट क्लासेस बनाकर होता है, बिल्कुल ठीक है, अली मोहम्मद। अगर मैं आप लोगों से कहूँ क्या सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है? यानी सी शार्प लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो इम्प्लीमेंट जावा पे भी होती है। सब ऑब्जेक्ट और क्लासेस में काम होता है, बिल्कुल ठीक है, सात खान। तो यानी मैं यूँ कह सकता हूँ कि सी शार्प लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट्स इट। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो जावास्क्रिप्ट पे भी लिख सकते हैं, जावा पे भी लिखते हैं, पाइथन पे भी लिखते हैं। अच्छा, मोहम्मद अली मोहम्मद क्या कह रहे हैं कि वो भी है, सिर्फ सी स्ट्रक्चर है। जी भाई, वॉइस पे भी आप लोग बात कर सकते हैं भाई, जिसका माइक अगर अवेलेबल है तो। क्या मैं कह सकता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक डिजाइन पैटर्न है? ये बात सही है या नहीं? और ये भी कह सकता हूँ कि अगर ये डिजाइन पैटर्न है तो इस डिजाइन पैटर्न को फॉलो सी शार्प भी कर सकता है, सी प्लस प्लस भी कर सकता है, जावा भी कर सकती है, जावा स्क्रिप्ट भी कर सकती है, पाइथन एंड अदर लैंग्वेजेस भी कर सकती है। हाँ, मैं सी लैंग्वेज को कह सकता हूँ ये एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हम लोग कोई क्लासेस ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। अभी तक के पिछले सेमेस्टर से लेकर टिल नाउ, आज की क्लास तक के आप लोगों ने जो भी काम किया है वो एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग किया है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के पैटर्न पर काम किया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो बेस्ड एक डिज़ाइन पैटर्न है, जिसमें हम अपने कोड को क्लासेस और ऑब्जेक्ट में बाइंड करते हुए चलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड सिनेरियो
पे बेस क्यों करता है? क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में या कोई भी मॉड्यूल कोई ना कोई मीनिंगफुल क्लास से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपनी बात कर लो तो इस टाइम पार्टिसिपेंट्स कितने मेरे पास? 10 हैं। क्या इन 10 के 10 इंक्लूडिंग मी सब पार्टिसिपेंट्स की कोई ना कोई मीनिंगफुल क्लास होगी? जी जनाब, होगी या नहीं? कौन सी क्लास होगी भाई महबूब? कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं हम सब? ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन की क्लास से बिलोंग करते हैं। सही है। अगर यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो हम सब एज अ स्टूडेंट भी वहाँ पे काम करते हैं। अगर इस टाइम मैं भी अगर आप लोगों के साथ हूँ तो एज अ स्टूडेंट हूँ। लेकिन इस टाइम अगर उसी यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो इस टाइम मेरी क्लास एक डिफरेंट है और आप सबकी क्लास डिफरेंट है। इस टाइम मैं आप लोगों को एज अ टीचर ट्रीट कर रहा हूँ जबकि मैं स्टूडेंट भी हूँ। तो इसका मतलब कि मैं इटसेल्फ दो क्लासेस से बिलोंग करता हूँ। अगर यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से बात की जाए कि भाई मैं एज अ स्टूडेंट भी हूँ और इस टाइम मैं एज अ टीचर भी। अब ये स्टूडेंट और टीचर भी बिलोंग कर सकते हैं ह्यूमन से, यकीनन, या पर्सन से बिलोंग कर सकते हैं, यकीनन। तो भाई ये इस सिनेरियो पे बेस करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि इस पैटर्न को यूज करते हैं। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। अच्छा, एक क्लास होती है, क्लास किसी भी मॉड्यूल की एक ही होती है, उसको इम्प्लीमेंट कर डिफरेंट डिफरेंट टास्क हम लोग करवा रहे होते हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। क्या ये बात सही है? कोई भी क्लास एक हो सकती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के साथ हम लोग इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ह्यूमन की ही बात ले लो अगर, तो जर्नली ह्यूमन के अंदर कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, हाथ, पाँव, नाक, एज, उसकी बर्थडे डेट, ये तमाम क्या होते हैं? एट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन क्या हर ह्यूमन के पास सेम एट्रीब्यूट होते होंगे? अब अगर मैं अली की बात करता हूँ तो अली एक स्टूडेंट है, यानी एक ह्यूमन है, और उसके पास एक एट्रीब्यूट है एज, और उसकी एज है 25। और अगर मैं बात करता हूँ एक और स्टूडेंट आ गया, अहमद, तो पहली बात तो यह है कि अली और अहमद दोनों उस ह्यूमन क्लास की क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। और अली के पास यकीनन एट्रीब्यूट चेंज होंगे एज कम्पेयर टू अहमद। अली की एज जो है वो 25 होगी, हो सकता है अहमद अहमद की ना हो। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट कि भाई क्लास एक ही है ह्यूमन, एट्रीब्यूट भी सेम है, लेकिन डिफरेंट बिहेवियर। अगर बिहेवियर की बात की जाए तो भाई बिहेवियर किसी भी क्लास में मेथड और फंक्शंस को कहते हैं कि भाई ये बिहेवियर है। तो जो मैंने आप लोगों को ये लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, इसमें ये दो वीडियो हैं, इसमें मैं टोटली वर्क जो है वो आप लोगों को कंसोल पे करवाया है और बिल्कुल बिगनिंग लेवल पे क्लास को इम्प्लीमेंट करवाते हुए फिर डेटाबेस की एग्जांपल पे गया था। लेकिन ये दोनों वीडियो में कंसोल पे काम है। जो लाइव सेशन पे हम लोग काम करेंगे वो बेसिकली क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैटर्न को विंडोज फॉर्म पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी आप लोगों ने नॉर्मली क्या किया कि भाई एक फॉर्म होता था हमारे पास, फॉर्म 1 के नाम से। अब इस फॉर्म में हमने बटन लगाया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये बटन उठाया, और हम चाह रहे हैं कि भाई इस बटन के पीछे कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें, तो ठग से हम इस बटन के पीछे गए, इस बटन के पीछे गए और सारा कोड ला के लिख दिया अपनी मर्जी का। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अब ऐसा नहीं है। इस प्रोग्रामिंग को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, कि आपने डिफरेंट डिफरेंट इवेंट के पीछे अपनी मर्जी का कोड लिख दिया और अपना मतलब पूरा कर लिया। दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग।
लेकिन अगर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो वहां पर जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो इस तरीके से होगी। अभी भी यहाँ पर हम लोग, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं कुछ वेरिएबल की एक क्लास सेपरेटली बनाऊं और उसमें कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन कर दूं। एट्रीब्यूट का मतलब कि कुछ वेरिएबल डिफाइन कर दूं और उन वेरिएबल की हार्ड कोडली वैल्यू भी असाइन कर दूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि उन वेरिएबल को मैं इस बटन के थ्रू मैसेज बॉक्स पे डिस्प्ले करवाना चाहूँ। तो अब बटन क्या हो गया, विंडोज फॉर्म का हिस्सा हो गया। मैसेज बॉक्स क्या हो गया, इस विंडोज फॉर्म का हिस्सा हो गया। लेकिन मुझे इम्प्लीमेंट कौन सी वैल्यू करनी है, एक सेपरेटली क्लास बनानी है। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज पढ़ लें पहले। क्या मैसेज है सर? एडवांटेज क्या है ऊप का? ऊप का एडवांटेज ये है कि कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है। पहली बात ये है। एडवांटेजेस में मैं अभी स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूंगा कि कहाँ कहाँ हमें किस चीज का एडवांटेज हो रहा है। सही है। तो यहाँ पर हम लोग सेपरेट एक क्लास बना लेते हैं अपने इसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो ऐड करवाते हैं न्यू क्लास और यहाँ पर ये आ जाएगी क्लास और इस क्लास का नाम हम लोग दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल डॉग का। सही है। डॉग एक क्लास बना लिया हमने। डॉग तो बहुत सारे टाइप के भी हो सकते हैं। डॉग के पास कुछ एट्रीब्यूट डिफरेंट होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट डिफरेंट होते हैं, बिहेवियर डिफरेंट होते हैं। कोई छोटा हुआ होता है, कोई बड़े टाइप का होता है। तो सब ऑल आर डॉग्स। तो और डॉग में हम लोगों ने कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक एट्रीब्यूट दे दिया स्ट्रिंग के नाम से नेम। सही है। और नेम में मैंने हार्ड कोडली वैल्यू भी दे दी। एक डॉग है जिसका नाम है ये स्ट्रिंग। इसकी टाइप क्या है भाई? मैंने यहाँ पर ये इसकी टाइप भी दे दी। इसी तरीके से इसकी एज भी डिफाइन कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप एज के नाम से इसका एक और एट्रीब्यूट ले लिया और इसकी एज जो है वो फॉर एग्जांपल 2 दे दी। और एक और एट्रीब्यूट दे दिया मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का कलर। और यहाँ पर इसकी कलर दे दिया इसको वाइट। तो टाइप जर्नली मैंने क्या कर दिया, कि भाई इन एट्रीब्यूट को कुछ वैल्यू असाइन कर दी। अब देखो ये एक सेपरेट क्लास है जिसका नाम है डॉग और इसमें कुछ सेपरेट जो है वो एट्रीब्यूट हैं। ये एक अलग चीज है। और विंडोज फॉर्म की क्लास जो है वो एक अलग चीज है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है। ठीक है, ये दो अलग अलग क्लासेस हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इस क्लास को इम्प्लीमेंट करवाऊं इस बटन के पीछे। और मैं इस बटन का नाम दे देता हूँ यहाँ पर क्लिक हियर टू गेट डॉग क्लास एट्रीब्यूट्स। मैंने यहाँ पर इस बटन का नाम ये दे दिया, एक मीनिंगफुल बटन दे दिया भाई। यहाँ पे क्या लिख दिया कि भाई क्लिक हेयर टू गेट डॉग क्लास एट्रीब्यूट। तो अब मैं जब भी इस बटन को क्लिक करूँ मेरे पास डॉग की क्लास इंप्लीमेंट हो जाए और डॉग के जितने भी एट्रीब्यूट हैं उन सब की वैल्यू हो, जैसे टफी, पपेलियन, इसकी एज और इसका कलर, ये चारों वैल्यू उठकर इस बटन के थ्रू मैं मैसेज बॉक्स पे प्रिंट कर रहा हूँ। अब आप लोग को एक बात समझ में आती है कि भाई अब डॉग की क्लास एक सेपरेट क्लास है, उसके अंदर ये जो तमाम एट्रीब्यूट हैं ये सेपरेटली डिफाइंड है। और विंडोज फॉर्म ये एक अलग क्लास है। अभी तक हम लोगों ने जो काम किया कि भाई हम इस बटन के पीछे अपनी मर्जी का काम करवा रहे हैं, चाहे वैल्यू करवा रहे हैं, डायरेक्ट सारी चीजें इसमें डिफाइन करते थे। वेरिएबल भी इसी में बना रहे हैं, तमाम चीजें इसी में बना रहे हैं। लेकिन अब हमें ऐसा काम नहीं करना। अब हमें क्या करना है, इस क्लास को यूज करना है इस बटन के पीछे और इम्प्लीमेंट करवाना है।
तो अब हमेशा याद रखिएगा कि ये क्लास तो एक दफा स्ट्रक्चर कर दी, ये क्लास क्या कर दी, एक दफा स्ट्रक्चर कर दी। अब इसको इम्प्लीमेंट करवाने का क्या तरीकाकार है, तो आप यहाँ पर इस बटन के पीछे जाएंगे। किसी भी क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस करना हो तो सबसे पहले क्लास को इम्प्लीमेंट कराना जरूरी है। और क्लास को इम्प्लीमेंट करवाने का तरीकेकार क्या है, जो आप लोगों ने लैब नंबर 1 से ही पढ़ना शुरू कर दिया था, कि अगर एक फॉर्म को किसी दूसरे फॉर्म से खोलना हो तो हम क्या करते हैं कि उसका नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म 2 F2 इक्वल टू न्यू फॉर्म 2, क्या ये वाला काम करते थे? उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सही है। हाँ, तो वो फॉर्म क्या होती थी, दूसरा फॉर्म क्या होता था, वो भी एक क्लास होती थी। तो उसको फॉर्म 1 के अंदर इम्प्लीमेंट करवा देते। तो इम्प्लीमेंट करवाने का तरीकेकार क्या था, अब मुझे डॉग की क्लास को इम्प्लीमेंट करवाना था, तो मैंने डॉग की क्लास कॉल करी, इसको ऑब्जेक्ट बनाया D1 इक्वल टू न्यू डॉग। ये तो मैंने क्लास इम्प्लीमेंट करवा ली। वंस जब क्लास इम्प्लीमेंट हो गई मेरे पास, तो अब मुझे इसके ऑब्जेक्ट से इन तमाम वेरिएबल को एक्सेस करना है। तो इसका तरीकेकार क्या है भाई, मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ D1 डॉट करूंगा, तो मुझे तो यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा। ये क्या चक्कर है भाई? तो अब एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम लोग कोई भी क्लास डिफाइन करते हैं, उसमें जो एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं, तो नॉर्मली अगर उन एट्रीब्यूट को हम आउटसाइड द क्लास इंप्लीमेंट करवाएंगे, क्योंकि देखो ना, यहाँ पर ये क्लास जो है ये भी आउटसाइड दी, यानी एक अलग प्लेस पे इंप्लीमेंट हो रही है। और जाहिर सी बात है, ये जो एट्रीब्यूट हैं बने हुए कहाँ पे हैं, डॉग की क्लास के अंदर। लेकिन इस टाइम, सही है, एट दिस टाइम यहाँ पर इनका एट्रीब्यूट जो है वो प्राइवेट है। ये अपनी इन डेलीमीटर्स के आगे आउटसाइड दी क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकते। लेकिन मुझे तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाना है, तो आउटसाइड दी क्लास इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर इससे पहले एक कीवर्ड आता है पब्लिक का। अगर हम लोग यहाँ पर इसको पब्लिक कर दें चारों को, तो हम आउटसाइड द क्लास इसको इम्प्लीमेंट करवा देंगे। तो जिनको कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर फॉर द स्कोप ऑफ द वेरिएबल और क्लासेस। ये भी पूरा कॉन्सेप्ट है, आगे जाके मजीद डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इस चीज को। लेकिन अभी हम लोगों ने अपना मकसद पूरा करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे D1 डॉट करने के बाद, अब देखो मुझे यहाँ पर नेम भी मिल गया, मुझे यहाँ पर ब्रीड भी मिल गया, एज भी मिल गया और कलर भी मिल गया। ये चारों एट्रीब्यूट को मैंने क्या कर दिया था, पब्लिक। और पब्लिक का मतलब ये होता है कि आप अपनी क्लास के साथ साथ आउटसाइड द क्लास भी इसको एक्सेस कर सकते हो। सही है। तो अब आप यहाँ पर नोटिस करो, तो ये आउटसाइड द क्लास ही तो है ना। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इस बटन के पीछे जो है, जब भी मैं बटन को क्लिक करूँ तो मैसेज बॉक्स जनरेट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे मैसेज बॉक्स लगाया, डॉट करने के बाद शो लिखा, और इस मैसेज बॉक्स के अंदर ही मुझे तमाम एट्रीब्यूट की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पर D1 डॉट करने के बाद सबसे पहले चाहता हूँ कि नेम आए मेरे पास, मैंने नेम लिख दिया। फिर कॉन्केटिनेट करवाने के बाद मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन पे मेरे पास D1 डॉट करने के बाद मुझे मिल जाए एज, एज आ गया। फिर यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दिया, स्लैश एन लगा दिया। क्योंकि देखो हमेशा याद रखना कि मैसेज बॉक्स का ये एक ही पैरामीटर चल रहा है। अगर मैं जहां पे भी कॉमा लगा दूंगा, तो अब ये मुझसे मांगेगा दूसरा पैरामीटर, सही है, कैप्शन का। लेकिन हमें, क्योंकि पहला जो पैरामीटर होता है वो आपके मैसेज का होता है, जो मैसेज बॉक्स का कंटेंट होता है। तो अब इस टाइम हम लोग यहाँ पर कोई कॉमा नहीं लगा रहे। जैसे कॉमा लगाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। हमें क्योंकि मैसेज में ही तमाम चीज वेरिएबल की वैल्यू देनी है ना, तो हम यहाँ पे कॉन्केटिनेट करके ये एक ही पैरामीटर की वैल्यू चल रही है। तो मैं यहाँ पर मजीद क्या कर सकता हूँ, D1 डॉट करने के बाद तीसरा वेरिएबल, फिर यहाँ पे कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग से हमने स्लैश एन किया, नेक्स्ट लाइन। फिर कॉन्केटिनेट करने के बाद D1 डॉट करने के बाद मुझे मिला कलर। ठीक है। तो यहाँ पर अपने प्रोग्राम को बिल्ड कर लेते हैं।
कोई एरर नहीं है। चलो अब अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इस टाइम जो हमारे बिल्कुल बेसिक लेवल पे जो हमने काम किया है कि विंडोज फॉर्म एक अलग क्लास है, तो इस बटन के पीछे विंडोज फॉर्म के अंदर हमने एक बटन पास किया। इस बटन के पीछे इस क्लास को इम्प्लीमेंट करवाते हुए इसी क्लास के एट्रीब्यूट की वैल्यू को फैच करवाया। तो ये आपके सामने है वैल्यू। यहाँ तक कि मुझे बताओ कि क्या ये चीज़ मुश्किल है? इसमें कोई बात ना समझ में आई हो तो वो पूछ लें, नहीं तो मजीद आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो हो गया। ये तो हो गया कि भाई कि हमने एक क्लास बनाई थी और उसमें हार्ड कोडली वैल्यू दे दी थी। अब हमने क्या करना है कि भाई मैं चाहता हूँ कि इनमें वैल्यू यूजर से इनपुट लूँ, और यूजर से इनपुट कंसोल और रीड लाइन से तो लेते नहीं है विंडोज फॉर्म पे। यूजर से इनपुट तो भाई कोई ना कोई विंडोज फॉर्म कंट्रोल लगेगा। अब मेरी अपनी मर्जी, मैं किसी भी कंट्रोल से जिससे यूजर से इनपुट आ सकता है मैं उससे यूजर से इनपुट ले लूँ। पब्लिक इंटीजर यहाँ पे आ जाएगा एज, और इसी तरीके से अब ये 4 वेरिएबल हो गए। इन 4 वेरिएबल में मुझे यूजर से इनपुट लेना है। तो भाई अब यूजर से इनपुट लेने के लिए, और मुझे मैं चाहता हूँ यूजर से इनपुट जो भी वैल्यू लूँ वो मैसेज बॉक्स पर डिस्प्ले हो जाए। ठीक है भाई, तो मुझे यकीनन इन दोनों के बीच में क्या काम करना पड़ेगा? तो भाई मुझे यहाँ पर यूजर से इनपुट लेने के लिए कुछ कंट्रोल ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ लेबल लगा लेता हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए। एक लेबल फॉर द नेम कॉपी कर दी है, यहाँ पर दूसरा लेबल उठा लिया फॉर द एज, तीसरा लेबल उठा लिया फॉर द ब्रीड, एंड चौथा लेबल उठा लिया फॉर दी कलर। मैं यहाँ पर इसके नाम भी चेंज कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। इस में से हमारे पास नेम आएगा, और यहाँ पर इधर से हमारे पास आएगी एज, और यहाँ पर आएगा हमारे पास ब्रीड, और यहाँ पर आएगा हमारे पास कलर। अब यूजर से इनपुट हम लोग टेक्स्ट बॉक्स से ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स इसके साथ अटैच कर देता हूँ। इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एक टेक्स्ट बॉक्स इसके साथ अटैच कर देता हूँ। फिर इसी तरीके से एक टेक्स्ट बॉक्स इसके साथ अटैच कर देता हूँ, और एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इसके साथ अटैच कर देता हूँ। यहाँ तक कि समझ में आता है कि भाई अब यूजर से इनपुट लेना है तो यकीनन हमें कोई ना कोई कंट्रोल चाहिए जिससे यूजर से इनपुट आए। अब हम क्या चाहते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस बटन, पहले मैं यहाँ पर इन तमाम की वैल्यू दूं, और जब मैं इस बटन को इम्प्लीमेंट करूँ ये तमाम वैल्यू यहाँ से इन वेरिएबल में चले जाएं, और इन वेरिएबल को मैंने यहाँ पर एक्सेस करवा लिया। तो बस अब मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे डॉग की क्लास को इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा और इन वेरिएबल में यूजर से इनपुट देना पड़ेगा। इन वेरिएबल में यूजर से इनपुट देना पड़ेगा। यूजर से इनपुट देने का तरीकेकार क्या है? D1 डॉट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिला? नेम। अब इसमें तो मुझे यूजर से इनपुट चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। इसी तरीके से D1 डॉट करने के बाद एज। अब गालिबन एज की टाइप क्या है? इंटीजर है, तो मुझे यहाँ पर इसको इंटीजर डॉट पार्स करना पड़ेगा, और इसके अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। इसी तरीके से D1 डॉट करने के बाद मुझे मिला ब्रेड। मैंने यहाँ पर इसमें जो यूजर्स इनपुट ले लिया वो टेक्स्ट बॉक्स 3 से ले लिया डॉट टेक्स्ट। फिर फाइनली D1 डॉट कलर, और इधर मैंने यहाँ पर कलर ले लिया ब्लैक। दैट्स इट। सॉरी, यहाँ पर यूजर्स इनपुट आएगा, ये आ जाएगा डॉट टेक्स्ट। अब हम कोई भी कलर दें। ठीक है भाई, यहाँ तक के समझ में आ गया। जब क्लास इंप्लीमेंट होगी तो उसके बाद इन वेरिएबल, ये वाले वेरिएबल तो यहाँ एक्सेस हो रहे हैं, यहाँ तो तब ये लोग वैल्यू लेके आएंगे ना जब यूजर से इनपुट देंगे। तो यूजर से इनपुट हमने यहाँ पे दे दिया। तो अब मैं अपने प्रोग्राम को बिल्ड कर लेता हूँ।
सही है, सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा। देन उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसी तरीके से इसकी एज दे दी 1, और इसी तरीके से इसका कलर दे दिया ब्लैक। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखे मैसेज बॉक्स में मुझे कौन सी वैल्यू मिली, यही वैल्यू मिली। अब मैंने यहाँ पर जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि विंडोज फॉर्म के कंट्रोल के थ्रू मैंने इस क्लास को एक्सेस किया, और जो यूजर से इनपुट वैल्यू की वो इस क्लास के वेरिएबल में की, और तीसरे स्टेप पे मैंने उन्हीं वेरिएबल को क्या कर लिया, डिस्प्ले करवा लिया। यहाँ तक की बात कोई कंफ्यूजन है तो भाई पूछ लो, नहीं तो एक दफा एक्नॉलेज कर दो। कोई मसला है एट्रीब्यूट में यूजर से इनपुट लेना? सही है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर इसी को मजीद आगे बढ़ते हुए एक और तरीके से इम्प्लीमेंट करवाते हैं कि भाई अब मैं चाहता हूं कि अब इन वेरिएबल के साथ साथ अब मैं इस क्लास का एक अदद बिहेवियर भी सेट कर दूं। बिहेवियर का क्या मतलब है कि एक मेथड, और उस मेथड के थ्रू मैं इन वेरिएबल में यूजर से इनपुट लूं और विंडोज फॉर्म पे डिस्प्ले करवाऊं। हाउ इज इट पॉसिबल? तो भाई अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने सबसे पहले तो एक मेथड बना लिया, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले वैल्यूज के नाम से एक मेथड बना लिया। अब मुझे इन एट्रीब्यूट को इस मेथड के थ्रू यूजर से इनपुट लेना है, तो क्या आप लोग मुझे बताओगे कि क्या इधर पैरामीटर आने चाहिए या नहीं? जी स्टूडेंट्स, नहीं आने चाहिए पैरामीटर? सवाल सुन लो दोबारा। मैं ये कह रहा हूं कि अब एक क्लास बना ली डॉग, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट हैं नेम, ब्रीड, एज, कलर, मुझे इस मेथड के थ्रू यूजर से इनपुट लेना है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो क्या पैरामीटर आते हैं या नहीं? पीएफ में पढ़ा होगा ना, मेथड में यूजर से इनपुट लेना हो और जितने नंबर ऑफ यूजर इनपुट लेने हो उतने नंबर ऑफ पैरामीटर पास करते हो, तो यहाँ पे भी यही कंडीशन होगी कि अब हमें चाहिए कि भाई डिस्प्ले वैल्यू से यूजर से भी इनपुट लें, सही है, और उसको विंडोज फॉर्म पे इम्प्लीमेंट करवाएं। तो जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होंगे उतने नंबर ऑफ पैरामीटर यहाँ पे विद सेम डेटा टाइप ऑफ दिस एट्रीब्यूट हमें यहाँ पे पास करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पहला एट्रीब्यूट कौन सा है, नेम का है, तो हमने नेम की टाइप क्या है, स्ट्रिंग, तो हमें इस पैरामीटर की टाइप भी स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी। आप सेम नेम के नाम से भी कर सकते हो क्योंकि दोनों वेरिएबल इस टाइम डिफरेंट हैं, क्योंकि इस पैरामीटर के स्कोप विद इन द मेथड है और ये जो है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग अपनी आसानी के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं। कॉमा के बाद दूसरा पैरामीटर कौन सा है, ब्रीड का है, सही है, तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग BRD के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं। कॉमा तीसरा पैरामीटर एज का है, तो यहाँ पर इसकी टाइप एज के नाम से ले लेते हैं। चौथा पैरामीटर हमारे पास कलर है, तो इसकी भी टाइप भी क्या है, स्ट्रिंग है, तो CLR हमने ले लिया कलर। अब इस चीज को जहन में रखना कि जब भी ये मेथड इंप्लीमेंट होगा तो हमसे आर्गुमेंट में 4 वैल्यू मांगेगा, और चारों वैल्यू हमें यूजर से इनपुट चाहिए। जब भी यूजर से इनपुट करेंगे तो वो इन वेरिएबल में चले जाएंगे, इन पैरामीटर में चले जाएंगी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन पैरामीटर की वैल्यू इन एट्रीब्यूट में पास करवाना और डिस्प्ले करवाना।
हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दिस डॉट करने के बाद हमें ये एट्रीब्यूट मिलेंगे, सही है, नेम इक्वल टू nm कर दिया। अब ये दिस का कीवर्ड क्या काम करता है, दिस का कीवर्ड इसलिए हम लोग यूज करते हैं कि अभी इस टाइम हम लोग दिस का कीवर्ड कहाँ पे यूज कर रहे थे, डॉग की क्लास के अंदर, उसके एक मेथड में। तो विद इन द क्लास अगर दिस का कीवर्ड यूज करते हो तो दिस का कीवर्ड एक्सेस करता है आपके तमाम एट्रीब्यूट और फंक्शंस को। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो दिस डॉट करने के बाद देखो, मुझे इस टाइम में डॉग की क्लास में हूँ और ये मुझे शो कर रहा है डॉग के तमाम एट्रीब्यूट, सही है, एज, ब्रीड, कलर, नेम। और इसके अंदर मैंने एक मेथड भी डिफाइन किया हुआ है जो डिस्प्ले वैल्यू के साथ भी मुझे। तो दिस का मेथड जिस क्लास के अंदर हो उसके तमाम एट्रीब्यूट और मेथड को एक्सेस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने दिस डॉट नेम इक्वल टू nm कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर दिस डॉट एज इक्वल टू एज ही कर दिया। इसी तरीके से दिस डॉट करने के बाद ब्रीड मुझे मिला, अच्छा दूसरा पैरामीटर जो है वो मैंने, चलो ठीक है, BRD कर दिया मैंने इसको। इसी तरीके से दिस डॉट करने के बाद कलर मुझे मिला जिसको मैंने CLR कर दिया, सही है। तो ये मैंने अब इस एक क्लास को स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। क्लास क्या होती है, जस्ट ब्लूप्रिंट होता है, सही है। अब ये इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, मैं 50 के ऑब्जेक्ट इस क्लास के बना सकता हूँ। क्लास क्या होगी, एक ही होगी। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इस क्लास के इन एट्रीब्यूट को इस मेथड के थ्रू यूजर से इनपुट लूँ और डिस्प्ले करवा दूँ उनकी तमाम की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर इस बटन के पीछे जाऊँगा, क्लास को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट पास करवाऊंगा, देन उसके बाद अब यहाँ पर मुझे इस मेथड के थ्रू वैल्यू को एक्सेस करवाना है, सही है। तो मैंने यहाँ पर D1 डॉट करने के बाद मुझे क्या मिला, मेथड। और जैसे ही मैंने इस मेथड का पेरेंट थीसिस खोला तो अब यहाँ पर मुझे देखो इस टाइम ये 4 एट्रीब्यूट मांग रहा है, स्ट्रिंग nm, स्ट्रिंग BRD, इंटीजर एज और स्ट्रिंग कलर। तो अब यहाँ पे मुझसे यहाँ पर इसको बोल्डेड फॉर्म में कर रहा है कि अब ये मांग रहा है पहला पैरामीटर। पहले पैरामीटर की वैल्यू हम कहाँ से देंगे भाई, हम यहाँ से देंगे। दूसरे एज की यहाँ से देंगे, ब्रीड की यहाँ से देंगे और कलर की यहाँ से देंगे। तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा नेम की जो वैल्यू आएगी वो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से आएगी, कॉमा के बाद अब देखो स्ट्रिंग नेम मिल गया। अब किसको बोल्डेड फॉर्म में कर रहा है, स्ट्रिंग BRD को। स्ट्रिंग BRD की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट से मिलेगी, कॉमा के बाद अब मुझसे तीसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू मांग रहा है। तीसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, इंटीजर एज। अब मैं डायरेक्ट तो ये नहीं लिख सकता टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, तो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा इंटीजर डॉट पार्स और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, फिर कॉमा से सेपरेट करके अब ये चौथे पैरामीटर की वैल्यू मांग रहा है मुझसे स्ट्रिंग कलर। कलर कहाँ से आएगा भाई, टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट। अब ये बताओ ये कोई मुश्किल बात थी। तो जहां पे भी ये कंडीशन आ जाए कि भाई मेथड के थ्रू एक्सेस करना है, यूजर से इनपुट लेना है, तो उस मेथड में यकीनन पैरामीटर बनेंगे, उतने पैरामीटर बनेंगे जितने नंबर ऑफ यूजर इनपुट आपको रिक्वायर्ड हैं। तो भाई अब मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को बिल्ड कर लेता हूँ और चेक देंगे कि भाई ये भी इम्प्लीमेंट हो भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल ABC नाम दे दिया, सही है, 2 इसकी एज दे दी, XYZ इसको ये नाम दे दिया और कलर हमने दे दिया फॉर एग्जांपल ब्लू। और मैं यहाँ पर इसको एक्सेस कराऊंगा तो यहाँ पर देखें मेरे पास ABC नेम आ गया, 2 इसकी एज आ गई, ग्रेड इसकी आ गई। और यहाँ तक के बताएं क्लास की कोई मुश्किल बात ऐसी जो समझ में ना आई हो।
सर ये दोबारा रिपीट कर दें, D1 डॉट डिस्प्ले वैल्यू, ये समझ दोबारा नहीं रिपीट आई कर सर देता हूँ। लाइन। हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया था, मैं चाह रहा था कि इन तमाम एट्रीब्यूट में यूजर से इनपुट लूँ इस मेथड के थ्रू, वरना हमने क्या किया था इससे पहले वाले एग्जांपल में, डायरेक्टली D1 डॉट नेम करके यूजर से इनपुट ले लिया था। लेकिन अब हम क्या करवा रहे हैं कि हमने एक मेथड लिया, इस मेथड के थ्रू यूजर से इनपुट लेना है। तो जितने यूजर से इनपुट लेने उतने नंबर ऑफ पैरामीटर विद सेम टाइप बना दी, क्योंकि हमें इसमें यूजर से इनपुट लेना है ना, तो मैटर करता है जो इनकी टाइप हो वो इसके रिस्पेक्टिव पैरामीटर की भी टाइप होनी चाहिए। तो नेम की टाइप क्या थी, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एनएम के नाम से हमने नेम दे दिया। ब्रीड की टाइप थी स्ट्रिंग, तो हमने यहाँ पर BRD के नाम से ले लिया। एज की टाइप थी, तो यहाँ पर इंटीजर एज के नाम से पैरामीटर ले लिया। फिर इसी तरीके से कलर था, कलर के नाम से स्ट्रिंग टाइप पैरामीटर ले लिया। अब जब हम इस मेथड को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं ना इस तरीके से D1 डॉट डिस्प्ले, तो ये जो पहली वैल्यू जो टेक्स्ट बॉक्स से जा रही है ना वो इस पैरामीटर में जा रही है। सर ये कॉल करवाया है, ये जो लाइन जी, लिखी थी मेथड को आपने कॉल वाली। करवाया है। ये D1 डॉट डिस्प्ले क्या है, डॉग के अंदर का मेथड है ना ये, जी जी। तो इसको एक्सेस करवाने के लिए हमें डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हमने डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बनाया था, D1 डॉट करने के बाद हमें ये मेथड मिला। अब इस मेथड में कितने पैरामीटर थे, 1 2 3 4। कितनी यूजर से इनपुट ले रहे हैं हम लोग, एक इनपुट यहाँ से आ रहा है, एक इनपुट यहाँ से आ रहा है, एक इनपुट ये आ रहा है और चौथा इनपुट ये आ रहा है। अब ये चारों वैल्यू जो है वो इनके रिस्पेक्टिव पैरामीटर्स में जा रही हैं, एक इसमें जा रही है, एक इसमें जा रही है, एज की इसमें जा रही है और कलर की इसमें वैल्यू जा रही है। हम चाह रहे हैं कि भाई जो भी यूजर से इनपुट लिया है वो इन एट्रीब्यूट में स्टोर हो जाए। तो हमने क्या किया कि नेम जो टेक्स्ट बॉक्स से यहाँ पे जा रहा था हमने इसको इसमें स्टोर करवा दिया, एज जो यहाँ पे आ रहा था वो हमने इसमें स्टोर करवा दिया। क्योंकि आप यहाँ पे देखो ना कि जो डिस्प्ले के अंदर जो पहला पैरामीटर है उसमें वैल्यू क्या आ रही है, टेक्स्ट बॉक्स में जो लिख रहे हैं, और टेक्स्ट बॉक्स में मैंने अभी ABC लिखा था, तो ABC आके इससे इसमें असाइन हो गया। फिर मैसेज बॉक्स में आप देखो ना, मैसेज बॉक्स में हम क्या शो करवा रहे हैं, नेम, एज, ब्रीड, कलर। सही है। तो मैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करवा के भी आप लोगों को बता देता हूँ कि आप जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है। अब यहाँ पर जो मैंने ABC लिखा था, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो वैल्यू है वो इससे हमने ABC आया और ABC आके इसमें स्टोर हो जाएगा। सही है। फिर इस मेथड के अंदर हम क्या काम करवा रहे हैं, जो ABC की जो वैल्यू आई है वो आके नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाए, और नेम के वेरिएबल में स्टोर होने के बाद मैसेज बॉक्स में हमने क्या करवा दिया, D1 डॉट नेम। तो अब यहाँ पर मैसेज बॉक्स में ABC प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से डिस्प्ले वैल्यू में जो दूसरा पैरामीटर है वो कहाँ से वैल्यू ले रहे हैं, वो यहाँ से दूसरी में हमारे पास जो है वो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इधर, तो एज